नमस्ते। आज हम कलकत्ता के एक ऐसे मामले की परतें खोलेंगे जिसने पूरे देश के मेडिकल सिस्टम को एक तरह से हिला कर रख दिया था। जी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का मामला। हाँ, जहाँ एक युवा डॉक्टर अपनी करीब 36 घंटे की ड्यूटी खत्म करने के बाद कॉलेज के ही एक सेमिनार हॉल में मृत पाई गई। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ इस घटना की टाइमलाइन नहीं बताते। वो मतलब उस पूरे सिस्टम की कहानी कहते हैं जो शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाया बिल्कुल। और फिर कैसे इस एक मामले ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर एक देशव्यापी बहस छेड़ दी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस केस में क्या-क्या हुआ, हम उन मुश्किल सवालों को भी खुरेदने की कोशिश करेंगे जो इस घटना ने उठाए हैं। जैसे कि डॉक्टरों की सेफ्टी का सवाल अस्पतालों में महिलाओं के लिए काम करने का माहौल कैसा है, ये सवाल। और हमारे जस्टिस सिस्टम के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो शुरुआत करते हैं अगस्त 2024 से। 9 अगस्त 2024 की तारीख थी। जी। एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो अपनी लगातार 36 घंटे की शिफ्ट पूरी कर चुकी थी। जो अपने आप में ही बहुत थका देने वाला होता है। बिल्कुल। वो आराम करने के लिए एक सेमिनार हॉल में गईं और कुछ घंटों बाद जब उनके साथी उन्हें ढूंढने पहुंचे तो उन्हें उनका शव मिला। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स थी उनमें एक बात साफ थी कि शव अर्धनग्न अवस्था में था। हाँ, और इसी एक डिटेल ने तुरंत शक पैदा कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, उसने तो मतलब सबके होश उड़ा दिए। क्या था उस रिपोर्ट में? देखिए, रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो एक बेहद क्रूर हमला था। अच्छा। रिपोर्ट से ये कंफर्म हुआ कि उनके साथ बलात्कार हुआ था और फिर उनकी गला घोंटकर हत्या की गई। ओह। शरीर पर इतने गहरे घाव थे, खासकर गले और निजी अंगों पर, कि ये समझना मुश्किल नहीं था कि अपराधी ने कितनी बर्बरता दिखाई होगी। इस एक रिपोर्ट ने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। लेकिन यहीं पर मतलब कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। हाँ, वो है संस्थागत रवैया। इतनी क्रूरता के बावजूद शुरुआती कुछ घंटों और दिनों में अस्पताल और कोलकाता पुलिस का जो रवैया था वो बहुत अजीब था। अजीब से भी बलकर। परिवार को तो पहले ये बताया गया कि ये शायद एक आत्महत्या है। एक मिनट, आत्महत्या? जब शव अर्धनग्न अवस्था में मिला हो और बलात्कार के संकेत हों? बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जहां से सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हुए। एफआईआर दर्ज करने में भी देरी की गई। ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे मामले को शायद दबाने की या उसे कम गंभीर घटना बताने की कोशिश हो रही है, शायद एक बड़े मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तो ये जो रवैया था, इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है लोगों में गुस्सा तो होगा। गुस्सा बहुत था। नतीजा ये हुआ कि लोगों का और खासकर मेडिकल समुदाय का पुलिस की जांच से भरोसा ही उठ गया। उन्हें लगा कि सच बाहर नहीं आएगा। और इसी दबाव में फिर मामला सीबीआई को गया है ना। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और केस सीबीआई को सौंप दिया। और सिर्फ हाईकोर्ट ही नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया था। हम्म। उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस। हम्म। इसका क्या मतलब है और ये क्यों इतना जरूरी था? देखिए, सुओ मोटो का मतलब है कि कोर्ट ने खुद ही मामले की गंभीरता को समझा और बिना किसी की याचिका के इस पर सुनवाई शुरू कर दी। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा तब करता है जब उसे लगता है कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध का नहीं है, बल्कि किसी बड़े सार्वजनिक मुद्दे से जुड़ा है। बिल्कुल। जैसे इस केस में मुद्दा था डॉक्टरों की सुरक्षा, वर्कप्लेस पर महिलाओं की सेफ्टी और न्याय व्यवस्था पर उठता सवाल। सुप्रीम कोर्ट का दखल देना एक तरह से ये कहना था कि हम इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जांच सीबीआई के पास गई। फिर क्या हुआ? सीबीआई जांच के बाद संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और ये कौन था? दिलचस्प बात यह है कि वो कोलकाता पुलिस से जुड़ा एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर? मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। ये कौन होते हैं? क्या ये पुलिस वाले होते हैं? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सिविक वॉलंटियर पूर्णतः पुलिसकर्मी नहीं होते। अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोग होते हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट या भीड़ नियंत्रण जैसे कामों में पुलिस की मदद करते हैं। उनके पास पुलिस जैसी कोई कानूनी शक्ति नहीं होती। तो फिर एक सिविक वॉलंटियर की एक मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल जैसी संवेदनशील जगह तक पहुंच कैसे थी? वही तो। इस गिरफ्तारी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या कैंपस की सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक थी? बिल्कुल। ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर ही एक बड़ा सवालिया निशान है। खैर, मामला कोर्ट पहुंचा और जनवरी 2025 में संजय रॉय को उसे बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ भी एक कानूनी बहस हुई थी, है ना, मौत की सजा को लेकर। हाँ, बिल्कुल। सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने कोर्ट से दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की। उनका तर्क था कि ये अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में आता है।
और उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि जिस तरह की क्रूरता हुई, और वो भी एक अस्पताल के अंदर जहां लोग जान बचाने आते हैं, उसे देखते हुए ये मांग की गई थी। तो फिर कोर्ट ने मौत की सजा क्यों नहीं दी? आमतौर पर जब लोग ऐसे किसी केस के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यही तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। सही बात है, लेकिन ये कानून की एक बहुत बारीक समझ है। अदालतें रेयरेस्ट ऑफ रेयर तय करते समय सिर्फ अपराध की क्रूरता नहीं देखती। अच्छा, और क्या देखती हैं? वो ये भी देखती हैं कि क्या अपराधी के सुधरने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, क्या वो समाज के लिए एक स्थायी खतरा है। तो इस केस में कोर्ट को लगा कि उम्र कैद काफी है। शायद। ट्रायल कोर्ट को लगा कि उम्र कैद यानी दोषी का अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बिताना एक पर्याप्त सजा है। उन्होंने माना कि ये मामला उस सीमा को पार नहीं करता जिसके लिए मौत की सजा दी जाए। बिल्कुल। इस फैसले के दौरान सड़कों पर क्या हो रहा था? क्योंकि ये मामला सिर्फ कोर्ट रूम तक तो सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। इस घटना ने पूरे भारत के मेडिकल समुदाय में एक तरह से आग लगा दी थी। जूनियर डॉक्टर से लेकर सीनियर कंसल्टेंट्स तक सब सड़कों पर थे। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, और उनकी एक ही मांग थी, हमें काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल दो। तो पूरे देश में खासकर डॉक्टरों के बीच जबरदस्त गुस्सा था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और कैंडल मार्च बनकर रह गया, या इसका कोई ठोस नतीजा भी निकला? नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस आक्रोश ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और सोचने वाली बात यह है कि ये चिंगारी सिर्फ इस घटना की वजह से नहीं लगी। मतलब सालों से जूनियर डॉक्टर खराब हॉस्टल, लंबी ड्यूटी और असुरक्षा की शिकायत कर रहे थे। ये मामला उस बारूद के ढेर पर गिरी हुई चिंगारी थी जो पहले से तैयार था। तो इसने सिस्टम की उस सबसे कमजोर नस को दबा दिया जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने सिर्फ नाराजगी नहीं दिखी, बल्कि एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया। टास्क फोर्स किस लिए? एक ऐसी टास्क फोर्स जिसका काम होगा देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए ठोस प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश तैयार करना। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में गुस्सा ठंडा पड़ने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जी? एक आदमी को सजा हो गई, मामला बंद हो जाना चाहिए था। फिर भी मृत डॉक्टर का परिवार आज तक क्यों लड़ रहा है? क्या उन्हें लगता है कि असली कहानी कुछ और है? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दुखद और अनसुलझा पहलू है। उनके माता पिता को क्या लगता है? वो आज भी मानते हैं कि संजय रॉय अकेला नहीं था। उनका आरोप है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे, शायद कुछ प्रभावशाली लोग जिन्हें बचाया जा रहा है। और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाते हैं। जी, और उन्हें नष्ट करने का भी। उनके मुताबिक जांच में बहुत खामियां रह गईं। तो आज भी कई सवाल हवा में हैं। बिल्कुल। जैसे अस्पताल प्रशासन की भूमिका क्या थी? क्राइम सीन को शुरुआत में ठीक से सील क्यों नहीं किया गया? वो जो शुरुआती कुछ घंटों की लापरवाही थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सही बात। और सबसे बड़ा सवाल जो परिवार पूछ रहा है, क्या इस मामले में सिर्फ एक ही दोषी था? एक अदालती फैसले के बावजूद उनके लिए न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो आज हमने आरजे कर मामले को समझा। जी। एक भयानक अपराध, शुरुआत में सिस्टम की बड़ी गलतियां, एक अदालती फैसला जिसमें न्याय तो हुआ पर शायद पूरा नहीं, और फिर उस फैसले के बाद देशव्यापी सुधार की एक बड़ी मांग। ये मामला इस बात को बहुत शिद्दत से सामने लाता है कि कैसे एक डॉक्टर एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान के अंदर अपनी ड्यूटी करते हुए यौन हिंसा और हत्या का शिकार हो सकती है। और इस एक घटना ने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, हाँ, कि हम अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को, खासकर उन महिलाओं को जो रात बेरात मुश्किल शिफ्ट में काम करती हैं, कितना सुरक्षित माहौल दे पाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद ना एक सवाल मेरे मन में अटक गया है कि ठीक है, अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का निर्देश भी दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ नियम और प्रोटोकॉल बनाने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब किसी भी संस्थान के अंदर सुरक्षा की असली जिम्मेदारी किसकी होती है? उस सिस्टम की या फिर उसमें काम करने वाले हर एक व्यक्ति की?